तो जब इस तरह से उन्होंने कहा तो मुझसे लोगों ने पूछा कि उन्होंने ये कहा आप क्या कहेंगे। ये मेरे इस्तीफे की बात थी, तब तक की बात नहीं थी। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करूं, जब मैंने 15 दिन बाद इस्तीफा दिया था तब की ये बात थी कि बहुत हंगामा हो गया था। ये 11 फरवरी को मैंने इस्तीफा दिया था, 12 फरवरी की बात है 2004। और जब ये सब बोला मुलायम सिंह ने, तो मैंने उस पर, जब मैं तो इस्तीफा देके बाहर आ गया था, मुझसे मीडिया ने पूछा कि शैलेंद्र जी आपका इस पर क्या कहना है। तो हमने कहा आप लोग टेक्निकल चीज भूल रहे हैं कि सरकार के अंग हम लोग भी हैं। अथॉरिटी शब्द जो यूज की जाती है उसमें राष्ट्रपति से लेकर एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी अथॉरिटी में आता है। आप सूचना, जब कानून बना तो जो अथॉरिटी से हुआ ना कि सरकारी अथॉरिटी से आप सूचना मांग सकते हैं, तो उस अथॉरिटी शब्द को जब परिभाषित किया गया तो उस अथॉरिटी में राष्ट्रपति से लेकर और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी सरकारी भी है अथॉरिटी। तो ये लोग भूल गए कि हम लोग भी उस सरकार के अंग हैं, कार्यपालिका के अंग हम लोग हैं। कार्यपालिका केवल चुने हुए प्रतिनिधियों से नहीं है, हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये कैसे हम मान लें कि जो ये कह देंगे उल्टा सीधा वो हम मान लेंगे। बहस तो इस पे होनी चाहिए कि कल को कोई भी किसी तरह का चुन के आ गया। दुर्भाग्यवश हमारे चुनाव की प्रणाली ऐसी है कि किसी ने किसी को धमका के कैसे भी मैनिपुलेट करके अगर चुन के आ गया तो मनमानी वो करेगा। और इसीलिए न्यायालय बैठी है। सुप्रीम कोर्ट में जब यही बात PIL में गई मेरे इस्तीफे के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह जी से पूछा नोटिस इशू करके, और इन लोग को जवाब देते नहीं बन रहा था। दुर्भाग्य से उस समय मैं लड़ने की स्थिति में नहीं था न्यायालय में, नहीं इतने पैसे थे मेरे पास कि मैं घूम जाके अपनी बात कह सकूं। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने रिजिग्नेशन के बाद, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी हमको टिकट दे रही थी एक्सेप्ट सपा को छोड़ के, मैंने किसी का टिकट नहीं लिया और बनारस से इंडिपेंडेंट लड़ा। मैं चंदौली जनपद का रहने वाला हूं और बनारस से मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। यहां तक कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया भी, मैं नहीं गया मिलने किसी से। बहुत बढ़िया, प्रेस ने ये लिखा कि शैलेंद्र सिंह प्रधानमंत्री के बुलावे पर दिल्ली रवाना, हिंदुस्तान समाचार का मुझे याद है फ्रंट पेज पर बनारस में छपा। तो मैंने फोन करके पूछा उनके संपादक महोदय से कि सर मैं तो बनारस में हूं, आपने लिखा दिल्ली रवाना। तो उनका मालूम क्या खंडन छपा कि हम लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री बुला रहे हैं तो बिल्कुल चले जाएंगे, कोई भी होगा चला जाएगा। तो हमने कहा देखिए, मैं इस्तीफा देके केवल एक प्रश्न हम जनता से पूछने आए हैं कि क्या लोकतंत्र में जो असली शक्ति आपके पास है, क्या आप लोगों ने अपनी शक्ति ऐसे लोगों को डेलीगेट कर दी है जो माफियाओं के कहने पर सरकार चला रहे हैं? ये तो केवल मुहर लगा रहे हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि, माफिया पीछे से बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, और ये केवल मुहर लगा रहे हैं। और राजनीति के जो इस्तीफा है उसमें मैंने लिखा कि राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया है कि मुख्तार या इस टाइप के जैसे लोग, किसी एक नाम की जरूरत नहीं है, इन लोग अब सरकार को निर्देश दे रहे हैं और हम जैसे लोगों को निर्देश दे रहे हैं उनके माध्यम से। तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकता, चाहे जो हो इसके लिए हमको बलिदान देना पड़ेगा, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, केवल इसी बात के लिए लड़ा कि जनता से इस प्रश्न को पूछूं। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के सुनीता आयरन जी थी संपादक, उन्होंने संपादकीय में लिखा कि वोटर्स टेस्ट, और वाराणसी में वोटर्स का टेस्ट है, शैलेंद्र का नहीं टेस्ट है। और इस चीज को पब्लिक ने बहुत मुद्दा उठाया भी। ये अलग बात है कि हार जीत कैसे होती है, हम नहीं जीतते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन मैंने एक मुद्दा रखा सबके सामने। तो ये आज बहस का मुद्दा होना चाहिए कि क्या हम ऐसी पार्टियों को जितावें जो माफियाओं के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है और खुलेआम सदन में और सदन के बाहर बोले कि अदनाधिकारी क्या कर लेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे जो भी करना है। रॉन्ग राइट की परिभाषा उनकी व्यक्तिगत कोई कंपनी हो गई लिमिटेड कि जो जैसे चला लेंगे। हम जनता के लिए चुने हैं, हमको शपथ दिलाई जाती है कि हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, पब्लिक के सर्वेंट हैं, वो उनके लिए हित के लिए बैठे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं हम बैठे हैं।
तो ये मेरा उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको मैंने रखा जनता के सामने। जी, मैं इसके बाद ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे 17 साल के दौर में शैलेंद्र सिंह का वो साहस, वो निडरता और उन तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो लगातार आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, इन तमाम दबावों से आप कैसे निकले? क्या आज आपको नहीं लगता कि 17 साल के बाद जिस माफिया के कारण, जिस माफिया का सगा चाचा इस देश का उपराष्ट्रपति रहा हो और इस देश में एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहा हो, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा हो, ईरान में एम्बेसडर रहा हो और भारत का उपराष्ट्रपति रहा हो, वही हामिद अंसारी अपने पद से उतरते ही कहता है कि भारत में मुसलमानों को डर लगता है? तो उसने अपने भतीजे से नहीं पूछा कि उसने का भतीजा, सगा भतीजा जो उसका रिश्तेदार है, वो तो इस देश की व्यवस्था को डराता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आज वही मुख्तार अंसारी, कल तक मुलायम सिंह थे, आज पंजाब में कांग्रेस पार्टी उसे बचाने के लिए एक फेक नाम का कोई टेलीफोन कॉल पे एक्सटॉर्शन की बात बताई जाती है और वो यहां से उत्तर प्रदेश से निकल के पंजाब चला जाता है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट में बहुत फैसला हुआ और उसके बाद ये दुर्दांत जिहादी आतंकी, ये जो मुख्तार अंसारी है, ये दोबारा उत्तर प्रदेश आ रहा है। आपको नहीं लगता कि पहले मुलायम सिंह थे, मायावती थी, आज कांग्रेस पार्टी उसको बचाने के लिए यहां से पंजाब ले गई, अब छूट के वापस आ रहा है? तो आज जब आपके सामने वो तस्वीर आती है तो क्या आपके मन में विचार आता है? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक डिस्पेंसेशन बदला है, एक सोच बदली है, तो इस परिस्थिति में आज अपने आप को आप कहां पाते हैं? सही, इसमें आपने कई प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि इसके खौफ का साम्राज्य का, कि आपको डर नहीं लगा, तो उसका उत्तर मैं पहले दे दूं। जी, जब मैं इस्तीफा दिया तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था और एक इंडिपेंडेंट चुनाव के जब लड़ते हुए जो 2 सिपाही नॉर्मल मिलते हैं राइफल के साथ आपको सुरक्षा में, वो थे। और मैं बनारस में कोतवाली थाना क्षेत्र में शाम को करीब 8-9 बजे मीटिंग कर रहा था, 8 बजे अंधेरा हो गया था। मुझे एक आदमी ने आके कान में कहा कि मुख्तार का शूटर अन्नू त्रिपाठी आ चुका है, यहाँ देखा गया है, वो आपको मारने आया है, आप तुरंत यहां से हट जाइए। मैंने जनता के बीच में ये प्रश्न रखा तुरंत कि मुझे ऐसे ऐसे बताया गया है, एक शूटर कोई आया हुआ है, वो मुझे मारने के लिए, और आप लोग खुद डिसाइड करिए, क्या इतनी आप लोगों ने छूट दे दी है, ऐसे गवर्नमेंट को बर्दाश्त करने की आप लोगों ने इतनी आदत बना ली है कि इतनी हिम्मत हो गई है कि लोग इलेक्शन के दौरान बनारस जैसे सिटी में और आके लोग किसी को मार दें, जब इलेक्शन के समय पूरा आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल रहता है। तो ये इनका खौफ था। इनके खौफ को पहले भी बताया मैंने कि पुलिस लाइन में घुस के मारा, एडिशनल एसपी को मारा, विश्व हिंदू परिषद के उनको मारा। तो जब मैं रिजाइन करके बाहर आया, मेरे सबसे पहले सरकारी आवास खाली करना था। सरकारी आवास खाली करने के बाद मेरे पास कोई अपना घर नहीं था, क्योंकि इतने सैलरी से मैं इतनी जल्दी बना भी नहीं सकता था। तो मैंने कई जगह प्राइवेट घर तलाश करने की कोशिश की, तो सबने मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों को धमकियां आती थी और डर था कि मुख्तार जैसे लोगों से जिसने पंगा लिया है, मुलायम सिंह जैसे जिसकी सरकार है, इस आदमी को हम लोग किराए पर मकान देके फंस जाएंगे, और सबने मना कर दिया। एक जगह मुश्किल से मुझे जगह मिली, मैंने सामान रखा, सवेरे तक उन्होंने कहा भाई साहब खाली कर दीजिए, मेरे लिए बहुत विकट स्थिति हो गई है, इतनी धमकी आई है। खैर मैंने वहां खाली किया और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ अधबने मकान में मैं किसी तरह 1.5 साल वहां पर रहा। बाद में फिर मैंने अपना एक फ्लैट आवंटित कराया और उसमें गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे जाके परेशान करते हैं। दूसरा, जब मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, ये भी आपका प्रश्न था कैसे किया, तो स्वाभाविक है मेरे पास कोई ऐसा नहीं था। प्राइवेट नौकरियों के लिए मैंने जब अप्लाई किया कि भाई कहीं मिल जाए,
तो इन लोग की धमकियां वहां जाती थी कंपनी के मालिकों को कि अगर इनको आपने रखा तो आप लोग के लिए ठीक नहीं होगा। और आप समझ सकते हैं कि सरकार से, माफिया से कौन पंगा लेगा, कंपनी चलाने वाला, और वो भी इतने दुर्दांत लोगों से। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए बहुत बड़ा ये प्रश्न था कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, अपने परिवार की जान कैसे बचाऊं, और साथ ही साथ अपनी आजीविका का कैसे हम व्यवस्था करें। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी इन लोगों ने नहीं माना और कहे कि शैलेंद्र सिंह के सर्विस के दौरान जहां जहां पोस्टिंग रहे इनका निकालो, कोई भी कमी मिल जाए तो उसमें मुकदमा लिख के इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि उन लोगों को एक नजीर पेश करनी थी कि शैलेंद्र सिंह का वो हश्र करो कि दूसरा शैलेंद्र सिंह बनने की हिम्मत न करे। इन्होंने ठान रखे थे मुलायम सिंह ने और मुख्तार ने। तो इसके लिए फिर इन लोगों ने बहुत तलाश किया, लेकिन मेरा सौभाग्य है, ऊपर वाले का करम, कि हम कहीं भी इन लोगों को कोई मेरी सरकारी कार्य के दौरान कमी नहीं मिली। मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया था, जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं था। अंत में ऊपर से निर्देश आया मुलायम सिंह का इन लोगों के लिए कि किसी भी तरह इस लड़के को जेल में भेजना है, चाहे फ्रेश मुकदमा लिखो। और उसी क्रम में बनारस में मैं डीएम के पास गया था। एक विद्यालय जो 1.5 महीने से बंद था भ्रष्टाचार के कारण, उसके समस्याओं के लिए डीएम से मिलने गया था। ऑफिस आवर में, मतलब 10 से 12 जो पब्लिक का मिलने का समय होता है, वो पहले से बता के, और डीएम अपने ऑफिस से गायब थे, घर पे थे पता चला। मैंने कहा पब्लिक से मिलने का समय, हम लोग समय लेके आए हैं, डीएम साहब आए, हम लोग वेट करते हैं। और उसी बात को दिखा दिया गया कि हमने डीएम का ऑफिस कब्जा किया और एक फर्जी मुकदमा लिख के और मुझे जेल में भेजा था। आप समझ सकते हैं कि इन लोग की प्लानिंग कितनी होती है। ये सितंबर 2008 की बात है? नहीं, ये 2004 में ही, जब रिजाइन किया था मैंने मुलायम सिंह के, उसके तभी बाद की बात है। उसी समय सितंबर 2008 में तो अलग मैं जेल गया था, अभी वो भी बताऊं। अच्छा। तो ये लोगों ने नजीर पेश की कि शैलेंद्र सिंह का वो हश्र कर दिया हम लोगों ने कि इनको खाने के लाले पड़ जाए, इनको जान कर मतलब आफत हो जाए कि कैसे बचाएं, और इन लोगों को अंत में जेल भी हम भेज देंगे। और जेल भेजने का नतीजा क्या हुआ? मेरे पास एक क्रिमिनल केस लग गया। अब मेरे पास सुरक्षा हट गई। मैंने मांगा कि मुझे आर्म्स लाइसेंस दे दिया जाए। मेरा आर्म्स लाइसेंस बनारस में यह कह के रोक दिया गया कि ये इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश थी। और यही नहीं, एक और खुलासा करूंगा कि मेरे सूत्रों ने बताया था, एक बहुत बड़े अधिकारी कह लीजिए, मुझे रात में बुलाया रेजिग्नेशन के बाद, क्या शैलेंद्र तुमने रिजाइन करके लीड ले ली? मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। क्या ऊपर वाले ने तुम्हारी जान बचा दी? मैंने कहा सर फिर भी नहीं समझा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि तुम्हारा रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे 2 रेजिग्नेशन भेजने पड़े थे। पहला कंडीशनल कह के स्वीकार नहीं कर रहे थे, और इनकी प्लानिंग थी कि तुमको ज्वाइन करा के तुम्हारा दोबारा कहीं ऐसी जगह बॉर्डर पुलिस में ट्रांसफर करेंगे कि जहां तुम्हारा गनर ही क्रॉस फायरिंग में तुमको मारेगा, जो उनका आदमी होगा। क्योंकि इन लोगों ने यहां तक व्यवस्था, पुलिस डिपार्टमेंट को भ्रष्ट बर्बाद कर दिया है कि अपने व्यक्तिगत नौकरों को पुलिस की वर्दी पहना दी है। अब आप समझ सकते हैं, और वो नीचे से लेकर ऊपर तक है। ऊपर तक शब्द कह रहा हूं, अभी उसका भी उदाहरण दूंगा। तो ये लोग इस लेवल पे जा सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ये ऊपर वाले की मेहरबानी थी, उनकी कृपा थी कि मैं यहाँ आज सुरक्षित बैठा हूँ, आप लोग से बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद हृदय से देता हूँ कि उस समय जब अरेस्ट किया गया, मुझे जेल भेजा गया, तो सब इन्होंने तुरंत घर पे फोन किया और कहा कि मैं हूँ आप लोग के साथ, कोई तकलीफ होगी तो मैं तुरंत खड़ा हूँ, हमारे लोग खड़े हैं, और कभी जब अवसर हमको मिलेगा तो मैं ये सब चीजें पलटूंगा। और मैं आपके माध्यम से, कल मैं मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं आभार व्यक्त किया, कहा सर आपकी मेहरबानी है, आप लोग की वजह से मैं आज आपके बीच में जिंदा खड़ा हूँ। वरना इन लोगों ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि हमको नेस्तनाबूद कर दे, हमको और हमारे परिवार को। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि अब इनके चाचा पे आइए, इनको पॉलिटिकल पार्टी सभी कैसे संरक्षण देती है,
ये तो सपा ने देखा आपने कि डायरेक्ट कैसे दिया। बसपा में जब मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो ये बसपा के कैंडिडेट थे उनके खिलाफ बनारस से, याद होगा आपको।